पोस्ट कर रखा है, प्लीज यार अगर सोल्यूशन पोस्ट किया गया है आप इतना तो सोचे कि एक बार उसको देख लिया करिए। एक्सरसाइज 1 में 78 है, किसी को डाउट? जिसने सोल्यूशन देखा है, सोल्यूशन देखा आपने? झूठ बोल रहे हो, सोल्यूशन देखा ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ये डाउट सोल्यूशन देखने के बाद। सवाल नंबर 43 है, किसी को डाउट क्या? 43 डाउट है? 43 डिस्कस कर लेता हूं। सवाल नंबर जो 43 है एक्सरसाइज 1 का, जल्दी से बैठ जाओ सब लोग, जब तक बाकी लोग बैठ रहे तब तक बाकी लोग डिस्कशन देख लें। एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 43, ईच ऑफ 3 मेटल एक्स वाई एंड जेड। मेरे पास 3 मेटल हैं एक्स वाई और जेड, पुट इन टर्न इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अदर टू। मतलब सवाल कहता है कि जब हमने एक्स मेटल लिया तो एक्स मेटल को वाई के सॉल्यूशन में और एक्स मेटल को जेड के सॉल्यूशन में, मतलब ऐसा समझो आयरन को कॉपर सल्फेट में, आयरन को जिंक सल्फेट में, ऐसा सोचो हमने मेटल एक्स को किसी दूसरे सब्सटेंस के सॉल्यूशन में और मेटल एक्स को किसी दूसरे सब्सटेंस जेड के सॉल्यूशन में 1 बाय 1 करके डिप किया। तो जब हमने ऐसा किया तो ऐसा सवाल कह रहा है कि एक्स ने वाई को डिस्प्लेस किया और जो बना है वाई और जेड, मतलब अगर वाई में डाला तो वाई निकल गया और जेड में डाला तो जेड निकल गया। एक बात तो पक्की है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स और वाई और जेड में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ? डिस्प्लेसमेंट का एक नियम होता है, ताकतवर कमजोर को हटा देता है, और अगर एक्स वाई और जेड को हटा रहा मतलब ईसीएस में, तो एक्स की ताकत ज्यादा है, मतलब बीइंग अ मेटल एक्स ज्यादा ताकतवर है, मतलब वो ऊपर है। एक बात तो पक्की है कि अगर हम ईसीएस में अरेंज करना चाहें तो सबसे ऊपर एक्स होगा, उसके बाद ही वाई और जेड होगा। लेकिन ऊपर वाई होगा कि ऊपर जेड होगा, ऐसे कोई जानकारी सवाल में दी नहीं है। अब जितनी जानकारी दी है उसी के आधार पर सवाल करते हैं। पहला ऑप्शन y प्लस सॉल्ट ऑफ x, हमने y लिया और x का सॉल्ट लिया, तो बताओ क्या y कभी भी x को डिस्प्लेस कर पाएगा? y प्लस सॉल्ट ऑफ x रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? दूसरा देखो जरा, y प्लस सॉल्ट ऑफ z, y प्लस सॉल्ट ऑफ z, क्या पता हो क्या पता ना हो, मुझे 100% गारंटी नहीं है, लेकिन 100% ये भी तो नहीं पता क्या होगा। जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आप किसी एक ऑप्शन को चुनना चाहते हैं तो हमेशा मैं आपसे कहता हूं हम शायद सही नहीं सबसे सही चुन के आते हैं। तो जब किसी ऑप्शन में ऐसा डाउट आया तो प्यारे बच्चों एक चीज समझनी पड़ेगी, अब हमें सबसे सही चुनना पड़ेगा। देखते हैं, सेकंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। थर्ड वाला z प्लस सॉल्ट ऑफ x, जेड लिया और x का सॉल्ट लिया, z नीचे है x ऊपर है, z की हिम्मत हटाने की है कि नहीं है? मतलब थर्ड ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। z प्लस सॉल्ट ऑफ y, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा, जो आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन नजर आ रहा है? अच्छा सवाल में इनकरेक्ट पूछा, याद रखना, तो जो सबसे ज्यादा गलत आपको नजर आ रहा है वही चुन के चले आइए। इज दिस क्लियर? मुझे लगता है एक जो हर बच्चे को सबसे ज्यादा गलत लगेगा, गारंटी है, जिसमें कोई विरोधाभास ही नहीं है, वो ये है z प्लस सॉल्ट ऑफ x। z और x की सॉल्ट की रिएक्शन कराई जाती है तो आप सब जानते हो प्यारे बच्चों z रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसने बोला है रिएक्शन हो जाएगी। हमने कहा ऐसे कैसे रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये ऑप्शन गलत है कि सही है? गलत है, और उसने हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। ये था सवाल नंबर 43। इसके बाद बच्चे मुझसे जो डाउट पूछते हैं सवाल, हो सकता है आपको डाउट ना हो, मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, बच्चों से यूज करिए, वो आपके लिए है। सवाल नंबर 63, किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने सॉल्यूशन डाला है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक वो हाफ सेल वाला सवाल है, कॉपर वाला, तो मुझे नंबर बता पाएगा कौन सा? अक्सर बच्चे वो मुझसे डाउट पूछते हैं, अच्छा शायद वो एक्सरसाइज 2 में, वो एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट ही नहीं पूछते बच्चे। हाँ और बताइए, 80 का सवाल नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 2, सवाल नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वो 1 फैराडे है कि नहीं है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि 1 फैराडे, और अगर 1 फैराडे है तो बोलो कितना चार्ज होगा? 96500 कूलम, हाँ या ना? आपसे उसने बोला है कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड,
अगर आपने 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड किया तो बताओ ये कितना कूलॉम होगा? रुको जरा, क्या आपको Q बराबर I इंटू टी पता है? जब करंट होगा 1 एम्पियर, समय होगा 1 सेकंड, बोलो ये कितना कूलॉम होगा? ये 1 कूलॉम होगा। लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 कूलॉम होता है कि 96500 कूलॉम होता है? 1 फैराडे यानी 96500 कूलॉम। बच्चों सच में कोई डाउट पूछना एक सवाल नहीं है। एक कॉपर का बच्चे मुझसे डाउट पूछते, सवाल नंबर 96 देख लो। हालांकि वो सॉल्यूशन देख लेते फिर भी उन्हें फील नहीं आता उसके लिए। सवाल नंबर 96, अगर किसी बच्चे का डाउट है, यार डाउट नहीं आना चाहिए बच्चे, मुझे पूरा यकीन है। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सारे सवाल कर लिए हैं? सारे सवाल कर लिए हैं और सारे सही भी हुए हैं। एक मिनट, सारे सवाल कर लिए हैं का मतलब समझे? ये नहीं कह रहा हूं सारे सवाल आपसे बन गए हैं, कर लिए हैं, अटेम्प्ट तो किए हैं ना। कितने बच्चों ने सारे सवाल किए? एक्सरसाइज 1 किए हो ना यार? बाकी ने नहीं किए क्या? कब करोगे? इतना समय दे रखा है, मैं लास्ट फ्राइडे से आपको बोल रहा हूँ, और ये मानते हुए कि बच्चों के पास बहुत होमवर्क है, नहीं किया होगा, आज डिस्कस कर रहा हूँ, तब भी नहीं कर रहे, फिर तो आप बहुत धीरे चल रहे। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे ही कल किसी बैच में कुछ याद आ गया था। ऐसे बच्चे भी देखे हैं प्यारे बच्चों, जिनके टेस्ट में 720 में 720 आते थे, 720 में 720 आते थे, और वो जब क्लास में बैठे होते थे तो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह पढ़ते थे जैसे उन्हें कुछ नहीं आता। एक बच्चा अगर 720 में 720 नंबर ला रहा, ना उसके अंदर कंटेंट की कमी है, ना उसको कहीं कॉन्फिडेंस कमी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, व्हाट मैटर इज एटीट्यूड। अगर आप उस सीखने के एटीट्यूड से नहीं बैठोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी कोई क्लास मिस नहीं करी, कोई भी क्लास हो, कभी ये क्लास मिस नहीं करता था ना। ऐसा कभी कभी हमें भी लगता था, हमारी भी तबीयत खराब होती, क्या इनकी तबीयत खराब नहीं होती? एक भी क्लास कभी मिस नहीं करना, उस रूटीन, उस कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन से लगे रहना, तब कहीं जाके रिजल्ट आता है बच्चों। जिस दिन आपने लापरवाही करनी शुरू करी ना, उस लापरवाही से आपकी आदतें बिगड़ती हैं और उन आदतों की खामियाजा कहीं और भुगतना पड़ता है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ा? फर्क शायद वहां नहीं पड़ता, उस रूटीन से आपको कोई और बड़ा फर्क पड़ता है। हर इवेंट कॉन्सिक्यूटिव एक बड़े इवेंट को डिसाइड करते हैं, बिलीव इन दिस। छोटे छोटे इवेंट एक बड़े इवेंट डिसाइड करते हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज, पेपर नहीं हो रहा है मानता हूँ, लेकिन अपने एटीट्यूड, अपने पढ़ाई के पैटर्न को मत बदलो, वरना सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा डेविएशन मुझे नजर आया, जिसमें मैं आपको टोक रहा हूँ। प्लीज अपने रूटीन, अपने कंसेप्ट डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ाई का एटीट्यूड मत बदलिए। सब कुछ लगिए, लेकिन जब पढ़िए तो पूरी ताकत से पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, पूरा सवाल करिए। दुनिया भर की चीजें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट है, उसको नहीं आवश्यकता दुनिया भर की चीजें करने की। मार्केट में क्या क्या चल रहा मत सुनो। बिलीव मी, मात्र मॉड्यूल के दम पे, मैं और भी कहीं की बात कर रहा हूँ, मात्र मॉड्यूल के दम पे बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कितना कंटेंट सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, बशर्ते आपको परफेक्शन चाहिए। अगर आज एक्सरसाइज 1 के आपने सवाल किए और मैंने कहा भी था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज 3 के लिए कि आप करना, उसके तुरंत बाद 45 मिनट निकाल के फिर करना। आप करो ना एक बार, आप देखो तो सही, नहीं लगे तो मत करना। मैं आपसे कभी मजबूरी नहीं करूं कोई मेरी बात मानो, एक बार मान के देखना, सूट करे तो ही करना। आपको फील होगा, वो चीज आपको रियलाइज होगी, एक बार करिए प्लीज। एक्सरसाइज 1 किया, उसके तुरंत बाद आधे घंटे में फिर से करो। एक बच्चे ने कल शाम के बैच में कहा, सर पहले बहुत सारे सवाल नहीं बन रहे थे, दो तीन बार जवाब देते गए, होमवर्क मैंने अटेम्प्ट किया, बनने लगे। होता है, ऐसा ही होता है। आप अटेम्प्ट करिए, वरना मजा नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1 में सवाल नंबर 96, तो मुझे उस बच्चे का एटीट्यूड चाहिए, वही वाला रवैया चाहिए। सब कुछ करिए मगर पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। सवाल नंबर 96, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर कॉपर सल्फेट है। मैं आपको सीरियस नहीं करना चाहता, लेकिन कभी भटके हुए नजर आओगे तो मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा। समझ पा रहे हैं क्या? पेपर नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं एक मुझे दिख रहा है हल्का सा लीनियंट हो रहे हो, नहीं वो नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि अपना जो मकसद है वो हर वक्त दिमाग में होना चाहिए, और हो सके जाके अपने दीवार पे लिख देना एक कागज में, जो मैं कर रहा हूँ वो नीट के लिए सही है कि नहीं। ये हर वक्त अपने आप से क्वेश्चनिंग करते रहिए। जो चल रहा है चलने दीजिए, मगर ये क्वेश्चनिंग होती रहे। हमारे सामने यहाँ पे 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, और प्यारे बच्चों वो कहता है कि अगर 1 मोलर कॉपर सल्फेट हो, हर बच्चा समझ गया यानी 1 मोल कॉपर का है। अब 1 मोल कॉपर का है, इसको कितना चार्ज दे कि भाई साहब कॉपर बन जाएगा? दुनिया जहां को पता है 2 फैराडे, हाँ या ना? तो जब आपने इसको 2 फैराडे दिया, उसमें लिखा है 2 फैराडे, जब आपने इसको 2 फैराडे दिया तो क्या पूरा का पूरा कॉपर प्लस 2 कॉपर बन गया? तो सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस 2 का आयन था वो बचा है कि नहीं बचा? और जब सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 बचा ही, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी लाला? 0। समझ पा रहे हैं क्या? फिर बच्चा मुझसे कहता है मगर सर सल्फेट आयन तो है। तो बच्चे उसने कंसंट्रेशन H2SO4 का पूछा है, कॉपर सल्फेट का पूछा है? तो हम सॉल्यूशन का नहीं बता रहे, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बता रहे हैं।
उसने मुझसे सवाल में क्या पूछा है, द मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोला है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला होता तो जो बचा होता हमने उसकी मोलैरिटी बताई होती। एग्री? इसमें भी बढ़िया सवाल बन सकता है। उसने सवाल में हमसे बोला है मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी, 1 मोलर कॉपर था, सारा का सारा चिपक गया, केवल सल्फेट बचा है, कॉपर सल्फेट है ही नहीं। अब जब कॉपर सल्फेट है ही नहीं, मोल ही नहीं है, तो फिर मोलैरिटी भी तो 0 है ना यार। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है और शायद हम उसकी मोलैरिटी बता सकते हैं। लेकिन उसने सॉल्यूशन की मोलैरिटी नहीं पूछा है, कॉपर सल्फेट का पूछा है। इज दिस क्लियर? 96। उसके बाद कोई और डाउट हो बताइए, वरना बंद कर रहा हूं इसे। 107 लॉजिकल पूछो तो अच्छा लगता बताने में, बिना मेहनत के पूछोगे तो मजा नहीं आएगा। 107 जिस बच्चे ने पूछा है, हालांकि मैंने इसका भी सोल्यूशन डाल रखा है, फिर भी एक बार देख लो, बढ़िया सवाल है। 107 जो सवाल है, ये ऐसे सवाल है जब भी आप इलेक्ट्रो को रिवाइज करिए जरूर करिए, एक सवाल में 3-4 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रोलिटिकली 1/4 ऑफ Ag फ्रॉम 0.2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर, समझ रहा, 0.2 लीटर, सब लोग देख लो जिन्होंने नहीं किया, और प्लीज होमवर्क करो बच्चों। 0.1 मोलर AgNO3। अब मुझे बता दो कुल कितने मोल है AgNO3 के, कुल कितने मोल है, कितने बच्चे बता देंगे? अगर मोलैरिटी पता है तो मोल बता दोगे ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एग्री? यहां से कितने मोल आए? 0. यानी मैं कह दूं 2 इंटू 10 की पावर -2, ये क्या है? मोल। किसके है प्यारे बच्चों? AgNO3 के। तो इतने मोल में कितने Ag प्लस क्या होंगे? इतने ही तो होंगे। लेकिन मुझे सारा रिड्यूस करना, मुझे कितना रिड्यूस करना है, पढ़ना जरा, कितना? 1/4। तो इसका 1/4 निकाल लोगे क्या? तो इसका जो 1/4 होगा मेरे हिसाब से होगा 1/4 इंटू 2 इंटू 10⁻², हाँ या ना? ये क्या है? मोल। किसके मोल है? सिल्वर के, जो हमें रिड्यूस करने हैं। और करंट कितना लगाना है? 0.1। खेल खत्म है। मोल पता है, एन फैक्टर पता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पता, समझना, मोल पता है तो एन फैक्टर पता है कि नहीं पता है? और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है I इंटू टी बाई एफ, और यही होता है मोल इंटू एन फैक्टर। करंट पता है, फेराडे पता है, मोल पता है, एन फैक्टर पता है, समय निकालना है। कर लोगे क्या? बस बेटा आपका भी डाउट क्लियर हुआ, राइट? प्लीज 78 आखिरी सवाल ले रहा हूं। 78 एक बच्चे ने सवाल पूछा, सवाल नंबर, हाँ मतलब मेहनत करके आओ तो बताना अच्छा लगता है। 78 अभी मैंने उस बच्चे को मना किया था, नहीं बताऊंगा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है AuCl3, सवाल नंबर बोलो। 86 अगर ये सवाल नहीं बना तो क्या एक बार आपने खुद से ढूंढने की कोशिश करी? लो जरा Cl3 चलेगा। शुरू करें आज की क्लास। आइए कुछ नया सीखते हैं। मैं फिर कह दूं, कल शायद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या? अभी स्टार्ट है, बहुत बढ़िया। तो एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, आप सबका मुझे वही एटीट्यूड चाहिए, और किसी भी चीज को पढ़ो ऐसा, पढ़ो इतना कि एग्जाम में सवाल बनना चाहिए। मैंने एक बार सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी बोला था, अब एक बार फिर से कहता हूं केमिकल काइनेटिक्स का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी याद होना, और किसी चैप्टर में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां कह रहा हूं वो आपको करते चलना है। तो साथ में ही आज ही मैंने शायद होमवर्क भी दे दिया टेलीग्राम में, एनसीईआरटी पेज नंबर 93, 94, 95, वो आपको आज पढ़ लेना है। चलेगा? चलेगा। तो प्यारे बच्चों, कहानी शायद कुछ ऐसे शुरू हो गई थी, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, और अगले 1 घंटे सवा घंटे ऐसे पढ़ो कि सब कुछ यही याद हो, घर जाके पढ़ना। शुरू के जो लेक्चर होते हैं वो चैप्टर की रूपरेखा तय करने में जाते हैं, और धीरे धीरे जब हम 2 से 3 लेक्चर आगे होते हैं फिर चैप्टर डेप्थ में चलता होता है। लेकिन उस डेप्थ पे पहुंचने के पहले कुछ बेसिक बातें बताना भी जरूरी है, क्योंकि फिर उन्हीं में आप घूमते हो। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल, और तीनों सवाल में जन्म होता है 3 चैप्टर, और हर चैप्टर अपने आप में खास है, हर चैप्टर हमें कुछ सिखाना चाहता है। बोलो हाँ या ना? केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, केमिस्ट्री का दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, और केमिस्ट्री का तीसरा सवाल कितनी रफ्तार, स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन की रफ्तार। इस पूरे सवाल का जवाब देने के लिए मार्केट में एक चैप्टर उतरा जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स।
तो केमिकल काइनेटिक्स ये तो समझ में आता है कि भैया कुछ रफ्तार रफ्तार बताएगा, कैसे बताएगा, फंडा क्या है, केवल यही बताएगा, कुछ और भी बताएगा। तो मैंने कहा था अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, बस इतनी बात हुई थी ना, मैंने कहा था अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी एक अमोनिया की फैक्ट्री मान लीजिए। किसकी फैक्ट्री? यकीन मानो ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत बहुत हेल्प करेगा, और पूरे चैप्टर में उस फैक्ट्री को चलाते रहना है। हमने अपनी एक अमोनिया की फैक्ट्री मानी। किसकी फैक्ट्री? अब ऑफ कोर्स अगर अमोनिया की फैक्ट्री है तो अमोनिया ही उसमें बनेगा। इमेजिन करते हैं हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री है उसमें अमोनिया बन रहा, और इमेजिन करते हैं हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन रेट है 100 केजी अमोनिया पर डे। कितना है? 100 केजी अमोनिया। तो हमारी फैक्ट्री 100 किलो अमोनिया बनाती है कि 100 किलो अमोनिया हर रोज बनाती है? 100 किलो अमोनिया बनना एक अलग बात है, और 100 किलो अमोनिया प्रतिदिन बनना एक। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ते समय ये दिमाग में सेट हो जाए, हमारी एक अमोनिया की फैक्ट्री है, उसमें रोज 100 किलो अमोनिया बन रहा है, रोज अमोनिया बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, जीवन बढ़िया चल रहा है। अचानक से प्यारे बच्चों क्या हुआ, एक दिन मार्केट से डिमांड आई। मार्केट से मतलब जहां आप अमोनिया बेचते थे, फर्टिलाइजर वाले लोग थे, उन्होंने कहा भाई साहब हमारी थोड़ी खपत ज्यादा हो गई है, आप ऐसा करो अब हमें अमोनिया 100 किलो नहीं 500 किलो दो। कितना किलो दो? एक सवाल उन्होंने आपसे अमोनिया मांगा 500 किलो। कितना मांगा? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन बाद आना ले जाना। 5 दिन बाद आना। लेकिन उन्होंने आपसे अमोनिया 500 किलो नहीं मांगा, उन्होंने कहा हमें अमोनिया 500 किलो हर रोज चाहिए। हमें अमोनिया 500 किलो हर। तो आज मुझे बताओ आपकी जो फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन कितना है, लेकिन अब डिमांड कितने की है? तो जब डिमांड ज्यादा है तो आपको अपनी खपत बढ़ानी है कि खपत की रफ्तार बढ़ानी है? समझना, आपको प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, आपको प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ानी है। मतलब आप अगर एक दिन में 100 किलो अमोनिया बनाते थे तब कितना बनाना है? 500। कैसे बनाए? कैसे किसी भी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएं? जब दुनिया में कोई रिएक्शन होती है तो हर रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, बोलो हाँ या ना। और हर रिएक्शन में रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है। कैसे हम पूरी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएं? ये काइनेटिक्स हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन तो बताता ही बताता है, ये काइनेटिक्स हमें ये भी सिखाता है प्यारे बच्चों, कैसे किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएं तो कैसे किसी रिएक्शन की रफ्तार को घटाएं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद। सबसे पहले समझो हमने इस चैप्टर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया। अगले 15 से 20 मिनट मैं ये समझाऊंगा, एसी बंद है क्या, मैं ये समझाऊंगा हमारा सिलेबस क्या है। लिखिएगा केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद। हाँ, क्या लिख रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद नंबर 1 स्पीड ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स हमें ये तो बताएगा ही बताएगा कि किसी रिएक्शन की रफ्तार क्या है, रफ्तार कैसे निकाले, रफ्तार का फायदा क्या है। वो ये भी सिखाएगा कैसे रफ्तार को बढ़ाएं, कैसे रफ्तार को घटाएं। और अगर आप रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, रफ्तार को घटाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो रिएक्शन होती कैसे है। जब तक आप यही नहीं जानोगे वो रिएक्शन होती कैसे है, तब तक आप कैसे जानोगे उसकी रफ्तार को बढ़ाएं, कैसे रफ्तार को। ये वही वाली बात है, गाड़ी है और गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। हेलो, और मैंने कहा गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाओ, गाड़ी की रफ्तार को। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि रफ्तार जो है वो आखिर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब तक आप यही नहीं जानोगे कि रफ्तार का खेल तो इंजन से है, रफ्तार का खेल तो, अरे हाँ या ना। मैं कहूँ गाड़ी की रफ्तार 100 है और उसके स्पीडोमीटर में 200 है, लेकिन फिर भी स्पीड मुझे 500 करनी है। अगर मुझे स्पीड 500 करनी है तो ये समझ में आना चाहिए खेल अब गाड़ी नहीं, गाड़ी के इंजन से होने वाला है, हाँ या ना। जब तक आप उसके इंजन में अल्टरेशन नहीं करोगे तब तक रफ्तार बढ़ने वाली नहीं। ये चैप्टर हमें ये तो सिखाता है कि स्पीड क्या है, ये भी सिखाता है कितने तरीके हैं जिनसे स्पीड बदलती है, वो ये भी सिखाता है आखिर किसी रिएक्शन के होने का तरीका क्या है। तो लिखिएगा थर्ड पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड। मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म बताई जाती है, और कई दफा ऐसा भी होता है कि एक एक रिएक्शन की दो दो मैकेनिज्म बताई जाती है, और फिर ये कहा जाता है इस वाली मैकेनिज्म से ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा परसेंटेज बनेगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। अरे हाँ या ना। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, क्या वो केवल लॉजिक से आता है या उसके पीछे कोई प्रमाण होते हैं, कोई तथ्य होते हैं। ये प्रमाण तथ्य कहां से निकल के आते हैं वो भी हमें काइनेटिक्स बताएगा। क्या बताएगा? सरल भाषा में हमने चैप्टर कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3।
एक हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और एक हम पढ़ेंगे मैकेनिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने हिस्से में था और काइनेटिक्स कितने हिस्से? चलेगा मेरे भाई? पढ़ना शुरू करें क्या? पढ़ने के पहले दिमाग में एक चीज सेट करो, हम पूरे दुनिया में सभी रिएक्शन की काइनेटिक्स नहीं पढ़ते। अच्छा, जब भी बोलूं मैं काइनेटिक्स, क्या बोलूं? तो आप समझ जाना सर रफ्तार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम दुनिया में, अच्छा रफ्तार तो समझ में आता है ना। हम दुनिया में सभी रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़, सर क्या बात कर रहे हो, दुनिया में सभी रिएक्शन काइनेटिक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मतलब दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है उनकी स्पीड हम पढ़ने वाले, उसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जितनी भी हो रही है, सोचो उनको हमने उनकी स्पीड के आधार पे क्लासिफाई किया। किसके आधार पे? ऐसा समझो कोई कार है, ठीक है, और मुझे दुनिया में जितनी भी कार है सबको स्पीड के आधार पे क्लासिफाई करना, तो मैं क्या कहूंगा? कुछ ऐसी कार जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा, और कुछ ऐसी कार जिनकी रफ्तार, और कुछ ऐसी कार जिनकी रफ्तार मॉडरेट, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जिन कार की रफ्तार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो सेफ होंगी कि नहीं होंगी? सोचो ना यार। और जिन कार की रफ्तार बहुत कम है उसको आप चलाना चाहोगे नहीं चलाना चाहोगे? क्यों? मतलब ना तो जीवन में बहुत तेज चाहिए, ना तो जीवन बहुत धीमा चाहिए, हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, लिखते चलिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज, हमने स्पीड के आधार पे दुनिया की सभी रिएक्शन को क्लासिफाई किया, और जैसा मैंने कार के केस में कहा ठीक वैसा ही यहां पे होना है। सबसे पहली कैटेगरी थी वेरी फास्ट। बच्चों आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये रिएक्शन इतनी इतनी तेज थी कि कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो इंस्टेंटेनियस है। कैसी है? इंस्टेंटेनियस, यानी जिसे कहते हैं ताक्षणिक। ताक्षणिक यानी कि जो क्षण भर में पहले हो जाती है, इतनी तेज कि जो शायद आपने रिएक्टेंट को मिलाया तो रिएक्टेंट तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। आपको थोड़ा फील कराता हूं। एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर एक बात बताओ, आप फास्ट रिएक्शन भी तो बोल सकते थे, आपने वेरी फास्ट बोला, मतलब ये तेज है कि बहुत तेज है? मतलब तेज वर्ड बोलना पर्याप्त नहीं था। और जानते हो दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड के अंतर्गत हो जाती है। अब बच्चा मुझसे कहता है कि सर 10 की पावर -14, 10 की पावर -16, इसे फील करना चाहो तो 0.0000015 बार, हाँ या ना? मैंने बोला एक सेकंड, इंसान की जो घड़ियां हैं क्या वो सबसे छोटा टाइम इंटरवल एक सेकंड ही मेजर कर पाएंगी? और अगर 0.1 सेकंड बोलूं तो तेज हुआ कि बहुत तेज? और 0.01 और मिली सेकंड बोला जाए 0.001, ये बहुत तेज है, हाँ या ना? लेकिन सोचो अगर कोई 0.0000015 बार, ये तेज है कि बहुत तेज है? और ऐसी रिएक्शन को कहा गया वेरी फास्ट रिएक्शन। अब एक सीखने का समय ये आता है, जब इतनी तेज कोई रिएक्शन होगी तो उसे आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उनकी कैलिब्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के आगे कहीं 10 को -16 सेकंड तक पढ़ पाए। अरे बोलो ना यार। फिर एक बच्चा मुझसे कहता है सर एक बात बताओ, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो आपको कैसे पता था 10 होगा? जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आपको कैसे पता चला कि 10 की पावर -16 सेकंड में होगा, हाँ या ना? हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम जिन मेथड्स का इस्तेमाल करके रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं उन मेथड से रफ्तार नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे हम रफ्तार नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम रफ्तार पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये वही वाली बात है, सूरज यहाँ से दूर है कि नहीं है? तो सूरज की दूरी हम नहीं नाप सकते क्या? सूरज की दूरी नापने के लिए हम परछाई से भी तो नाप सकते हैं। ऐसा पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, शैडो वगैरह कुछ। छोड़ो, मतलब हमें सूरज छोड़ो, सूरज तक, अरे छोड़ो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सूरज तक जाने के लिए, सूरज की दूरी नापने के लिए सूरज तक जाने की आवश्यकता, बिना सूरज तक जाए भी तो नापा जा सकता है ना? तो वही मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है, हाँ हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें से एक मेथड का नाम लिखे, उसका नाम है फ्लो मेथड। क्या नाम है? ये क्या होता है जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस ये बताना चाहता हूं कि उनसे इसकी रफ्तार निकाली जा सकती है। एक बात बताओ, ये रेट ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? अगर कोई रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाए तो उसे पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल, मतलब मैं ऐसे कहूंगा दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कि वेरी फास्ट है, और वेरी फास्ट रिएक्शन की थ्योरी में आपको स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाने वाला नहीं है। अब एक सवाल आता है कि सर ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जो वेरी फास्ट होती है? हालांकि
ऐसा कहना हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा पाया गया अक्सर। क्या बोला मैंने? मैंने एक वर्ड बोला है अक्सर, मैंने ऑलवेज नहीं बोला है। ऐसा पाया गया अक्सर जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब की सब इसी कैटेगरी में आती हैं। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आयोनिक का मतलब क्या है? जिसमें क्या इन्वॉल्व है? आयन। लिखते चलना साथ में बच्चों प्लीज। आयोनिक रिएक्शन, अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैंने आप सबके सामने लिखा HCl, ये एसिड है कि नहीं है? और NaOH ये बेस है कि नहीं है? एसिड से H+ आया, बेस से OH-। क्या आज यहाँ पे दोनों आयन है प्यारे बच्चों? जैसे आप एसिड और बेस को मिलाओगे आप सब जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट का बनना इतना 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 फास्ट होता है। एक बर्तन में एसिड लीजिए, एक बर्तन में बेस लीजिए, दोनों को मिलाओगे, पलक झपकने के पहले सॉल्ट तैयार होगा। पलक झपकने के पहले सॉल्ट। ये रिएक्शन तेज है कि बहुत तेज? अब मुझे क्या सिखाना है सुनिएगा। मैं एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, और जब रिएक्शन क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी है, एक्सो, एंडो, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, बहुत सारी। इसकी पूरी कहानी खत्म होती है इक्विलिब्रियम में। कहां होती है? अभी बस यहां मैं कुछ एक कैटेगरी बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है, चलेगा? सवाल आते हैं, 4 रिएक्शन लिखी होंगी, पहचानो इनमें कौन एक्सो है, पहचानो इनमें कौन एंडो है, पहचानो इसमें कौन वेरी फास्ट है, पहचानो कौन वेरी स्लो है। पता होना, समझ पा रहे हैं क्या? वरना फिर कहोगे सर हमें तो याद ही नहीं है कौन सी रिएक्शन क्या है। कुछ लॉजिक है, कुछ सिस्टम। जितनी भी रिएक्शन आयोनिक है, जितनी भी रिएक्शन, वो हमेशा वेरी फास्ट है कि अक्सर वेरी फास्ट है? मैंने हमेशा वर्ड नहीं बोला है। तो अगर असर्शन रीजन का सवाल बने याद रखिएगा, चलेगा? प्यारे बच्चों एक रिएक्शन और मैं आपके सामने लिख देता हूं, AgNO3। एक बर्तन लो, उसमें AgNO3 मिलाओ, लो जरा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं है? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो बताओ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है कि नहीं है? एक बर्तन में AgNO3 लीजिए और एक दूसरे बर्तन प्यारे बच्चों NaCl लीजिए, लो ना यार। NaCl सॉल्युबल है कि नहीं है? अब दोनों सॉल्यूशन को मिलाइए। जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिलाओगे, आंखें आपकी पलके झपकेंगी, उसके पहले ही क्या बन के तैयार होगा? नीचे कुछ जमना शुरू हो जाएगा। ये तेज है कि बहुत तेज है? और ये इतना तेज था कि इंसान के लिए पढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए कहा जाता है इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। समझ पा रहे हो क्या? लिखिएगा जरा जल्दी से कुछ एग्जांपल। हाँ, यह सच है कि दुनिया में जितनी भी आयोनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लिख लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड precipitation reaction are in this category. Neutralization reaction and precipitation reaction are in this category. अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, उनको थोड़ा बहुत आयोनिक याद होता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बस स्ट्रॉन्ग वीक कौन है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? आ जाओ जरा। आप सबके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखा HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। इन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना? तो ये वीक एसिड है कि नहीं है? बढ़िया, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NH4OH के साथ, ये भी वीक बेस है। अब जब वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन होगी तो पहला सवाल, ये न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं है? है। एसिड बेस की रिएक्शन हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मानी जाती है। एसिड बेस की रिएक्शन हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मानी जाती है। बताओ ये न्यूट्रलाइजेशन है? रिएक्शन होगी? होगी। जब रिएक्शन होगा तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया और शायद कंपाउंड बनेगा NH4CN हायाना। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन वेरी फास्ट की कैटेगरी में है कि नहीं है? पहला सवाल, ये आयोनिक रिएक्शन है कि नहीं है? ये आयोनिक रिएक्शन है कि नहीं है? ये न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं है? अब पूछ रहा हूं, ये वेरी फास्ट है कि नहीं है? ये वेरी फास्ट है। बच्चा कहता है सर वो तो वीक एसिड है। अरे वीक है तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन जब रिएक्शन करना शुरू करेगा तो वेरी फास्ट माना जाएगा। याद रखना, मैंने नहीं बोला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने क्या बोला? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सवाल घुमाएगा, याद रखना कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो वेरी फास्ट माना जाएगा, चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वीक एसिड वीक बेस, इस रिएक्शन को भी हम वेरी फास्ट ही मानेंगे। इक्विलिब्रियम आएगा, सब कुछ थम सा जाएगा, लेकिन जब तक चलेगा तेज ही कार्यक्रम चलेगा। ठीक है बच्चों? बच्चों
बस ऐसे पढ़ते रहिए, बस ऐसे कुछ बोलना ही नहीं आपको, ऐसे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पढ़ते रहिए। लिख लिया होगा सबने? दुनिया में कुछ, अच्छा मजे की बात क्या है, दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो वेरी वेरी फास्ट है, हाँ या ना? अब हमारा जो विषय है वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ना, लेकिन पहचानना आना चाहिए कौन वेरी फास्ट है। प्यारे बच्चों, वहीं पे दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो बहुत धीमी थी। कैसी थी? और इसे हमने बोला वेरी स्लो। अगर वेरी स्लो है तो बताओ धीमा है कि बहुत धीमा? मतलब ये इतना देर में होगा, कितना देर में होगा कि कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है प्यारे बच्चों, इतनी देर में होती है कि कभी कभी उनको खत्म होने में दिन लगते हैं, तो कभी कभी उनको खत्म होने में महीने, तो कभी कभी साल, तो कभी कभी सालों साल। समझ पा रहे क्या? कभी कभी साल लग जाते हैं तो कभी कभी सालों साल। जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। फिलहाल ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है? हालांकि दुनिया की जितनी भी रिएक्शन है उनको देख के बता दो कौन वेरी फास्ट है, नॉट पॉसिबल। उनको देख के बता दो कौन वेरी स्लो है, नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ हमें एग्जांपल के तौर पे याद होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई रूल बता रहा हूं दुनिया के सारी रिएक्शन याद कर लोगे। ये पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे केमिस्ट्री का ज्ञान आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कि दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जिनको होने में 1 साल लग जाते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण लेना चाहूं मैं। आप सबने सुना होगा कोयले का बनना, पेट्रोल का बनना, हीरे का बनना। आप सबने ऐड देखा होगा हीरा है सदा के लिए। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? अब सोचो सोचो, किसी बंदे ने हीरे का स्टडी करना चाहा, तो वो हीरे का स्टडी करने के लिए वो जब हीरे को पढ़ना शुरू किया तो हीरे को बनने में साल लगे कि सालों साल लगे? न जाने कितनी जनरेशन चली गई और एक ही काम कर रहे थे, हीरे कैसे बनते हैं इसको पढ़ रहे हैं। तो बताओ अगर दुनिया में कोई रिएक्शन इतनी धीमी होगी तो आप उसे पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ना चाहोगे? आपके पास तो कुछ एक महीने का समय, पढ़ के नीट में भी सिलेक्शन होकर जाना भी तो है यार। तो अगर कोई रिएक्शन कई सालों तक चलेगी तो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? सर नहीं नहीं सर, जो आराम से हो जाए, मिनटों में हो जाए, कुछ घंटों में हो जाए, वही तक ठीक है। बहुत जल्दी हो तो भी समस्या है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। और बहुत धीरे हो तो भी समस्या, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। समझ पा रहे क्या? इसे हम पढ़ नहीं पाएंगे और इसे हम पढ़ना नहीं चाहते। लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। कंप्लीट्स इन डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। अब ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? हाँ मुझे पता आपको एग्जांपल याद है, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूं थोड़ा वो सुनिएगा। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे अभी हम रस्टिंग पढ़ के आए हैं क्या? आपने गर्मी में कूलर खरीदा और आप पढ़ने वाले थे रस्टिंग कैसे होता है। क्या पढ़ने वाले थे? रस्टिंग कैसे होता है का जवाब कौन देगा? केमिस्ट्री के 3 सवाल। सबसे पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है? दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद तक होता है? और तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है? पहला सवाल रस्टिंग क्यों होता है, कौन जवाब देगा? थर्मोडायनेमिक्स। कैसे होता है, कौन जवाब देगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे हाँ या ना? कितनी हद तक होता है, कौन जवाब देगा? इक्विलिब्रियम। आप तो पढ़ रहे हो कितनी रफ्तार से होता है। क्या पढ़ रहे हो? कितनी रफ्तार से होता है। तो आप बाजार से कूलर लेके आए, बोले भाई साहब करोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो आप रफ्तार देखने के लिए कूलर की रस्टिंग को स्टडी की है, तो पता चला गर्मी तो बीत गई, बरसात आई। बरसात भी धीरे धीरे छोटा सा होल हुआ, लाल लाल, और ज्यादा। एक बरसात निकल गई, 2-3 सावन निकल गए, और सावन निकले 2-3। अच्छा कूलर लाते से तो जंग नहीं लग जाती ना? जैसे जैसे उसमें, हाँ 2-3 लाते से है, डिपेंड करता आप कहाँ चला रहे। अगर नया कूलर लाए, अगर नया कूलर लाए तो उसमें लाते से जंग नहीं लगती। तो जो रिएक्शन कई सावन भादों बीतने वाला है, आप उसको पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ना चाहोगे? तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ फोकस नहीं है। अब जो कहने वाला हूं सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ऐसा आपने बचपन में सुना होगा, और जरा मुझे ये कंसेप्ट सिखाना था। ऐसा आपने सुना होगा H2 प्लस O2 से H2, सुना है कि नहीं सुना? एक मिनट, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अरे हाँ या ना? क्यों होती है कौन बताएगा? क्यों होती है कौन बताएगा? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, आई विल नॉट रिपीट अगेन। और यही आप गलती करते हैं, जब मैंने स्लो पढ़ाना शुरू किया, हाँ ये तो मैं आता है, रेस्टिंग बताएंगे। अब जो बता रहा हूं सुनो ना, यही एटीट्यूड चाहिए। क्या कह रहा हूं सुनिएगा। ये जो रिएक्शन है वो होती है कि नहीं होती? होती है। और अगर होती है तो डेल्टा जी इसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? शानदार, इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आइए। इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, क्या है? और एक रिएक्शन है बी से बना सी, अरे मान लो। और एक रिएक्शन है सी से बना डी, मान लो। प्यारे बच्चों लेट्स इमेजिन इसका डेल्टा जी है -100, मान लो।
और इसका डेल्टा जी है प्यारे बच्चों -200 मान लो, और इसका डेल्टा जी है -300 मान लो। बताओ तीनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? क्या बात है, तीनों रिएक्शन होंगी, अपने आप होंगी, आपसे पूछ के होंगी। अब बताओ कौन सी रिएक्शन सबसे जल्दी होगी? कौन सी? सीडी वाली होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल ऐसा। डेल्टा जी को देख के आप स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, वो अपने आप होगा कि नहीं होगा, बस ये बता सकते हैं ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं वो ज्यादा जल्दी होगा, ऐसा बिल्कुल। अब सुनना जो मैं कहने वाला हूं, H2 प्लस O2 से क्या बनता है? पानी। और बचपन से पढ़ाया गया कि हाँ पानी बनता है, बोलो हाँ या ना। अगर पानी बनता तो एक टैंक में हाइड्रोजन गैस भरो और एक में ऑक्सीजन भरो, अब दोनों टैंक को खोल दो, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा, तो सोचो अगर ऐसा होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता और यहीं पे बीच में पानी की धार फूट पड़ती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? थर्मो तो कह रहा है हो रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव है। सर डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है वो अपने आप होगा जब उसे सुटेबल कंडीशन दिया जाएगा। मैं कहता हूं नींद अपने आप आती कि नहीं आती, और पढ़ाई अपने आप होती? तो पढ़ाई स्पॉन्टेनियस में नॉन स्पॉन्टेनियस? गलत। थर्मो कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस कोई चीज तब होती है जब कंडीशन देने के बाद भी नहीं होता है। आपसे पढ़ाई होती है बशर्ते सुटेबल कंडीशन दी जाए, प्रॉपर कमरा दिया जाए, प्रॉपर लैपटॉप दिया जाए, प्रॉपर सब पढ़ लोगे आप, है ना? तो अगर 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 कोई कंडीशंस की मोहताज है, सुनो ना, किसकी मोहताज है? कंडीशंस की। जब तक उनको वो कंडीशन ना दी जाए, जब तक उनको वो कंडीशन ना दी जाए, जिस कंडीशन पे वो हो जाए तब तक आप नहीं कह सकते वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉट। आज ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप होती है, मगर ये कुछ कंडीशन की मोहताज है, जब तक इसे कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक ये होने वाला नहीं है। तो काइनेटिक्स कहता है हाँ ये स्पॉन्टेनियस है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये स्पॉन्टेनियस है, कोई दिक्कत, मगर इतना 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 स्लो है कि दुनिया को लगता है कि होता ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? उसने मना नहीं किया कि नहीं होता, उसने कहा नहीं होता है, मगर इतना इतना स्लो होता है कि दुनिया को लगता है कि हो ही नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है, सुनिएगा, अगर कभी लिख दे एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन, एब्सेंस ऑफ मतलब सुटेबल कंडीशन नहीं है, और फिर कोई आपसे कहे बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं, आप बोलोगे होगी मगर वेरी 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 स्लो होगी। लेकिन अगर लिख दे सुटेबल कंडीशन है तो आप क्या लिखोगे? हाँ अब होगी और प्रॉपर स्पीड के साथ होगी। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बोलूं वैसा लिखना। H2 प्लस O2 इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब आ जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन, लिख लीजिएगा वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। नीचे एक पॉइंट लिखना स्टार बना के, नीचे एक पॉइंट लिखना स्टार बना के, बोलो क्या? डेल्टा जी निगेटिव होना, डेल्टा जी निगेटिव होना बस स्पॉन्टेनिटी बताता है, बस डेल्टा जी निगेटिव होना बस स्पॉन्टेनिटी बताता है, वो फास्ट है स्लो है ये नहीं बताता है। डेल्टा जी निगेटिव होना बस स्पॉन्टेनिटी बताता है, वो फास्ट है स्लो है ये नहीं बताता है, वो फास्ट है स्लो है ये नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट पे एक सवाल लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेल्टा जी, on the basis of given delta g identify which is the fastest one, on the basis of given delta g, ये वाला सवाल, on the basis of given delta g identify which is the fastest one, बताइए सबसे तेज कौन है। तो बच्चे एग्जाम में लालच में आते हैं और टिक करके चले आते हैं, जैसा कुछ देर पहले आप आए थे, और फिर बाद में कहते हैं अरे यार। लिखिएगा सिली मिस्टेक, इन्हें सिली मिस्टेक नहीं कहते, लिखिएगा जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वन, तो बताओ कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिखना वी कैन नॉट प्रिडिक्ट स्पीड, हम स्पीड नहीं बता सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा जी। लालच देगा सवाल, लालच मत आना, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा जी चलेगा। है व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम वेरी फास्ट पढ़ने वाले नहीं है, हम वेरी स्लो भी पढ़ने वाले नहीं है,
आओ प्यारे बच्चों, हम बता दें आपको हम पढ़ने वाले क्या है। लिखिएगा थर्ड कैटेगरी, नहीं लिख पाए थे क्या? थोड़ा जल्दी लिखो, मॉडरेट रिएक्शन। जल्दी लिखिए, जल्दी से। 100 200 300 यार, इसमें क्या ए बी सी डी बी, इसमें भी दिक्कत है आपको? लिखो ए बी बी सी सी डी, इससे सिंपल क्या चाहिए रिएक्शन? 100 200 300 माइनस माइनस माइनस, विच इज द फास्टेस्ट वन। आंसर लिखो, कोई नहीं है, नहीं बता सकते, चलेगा? आइए जरा लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉडरेट रिएक्शन। जरा शब्दों को ऑब्जर्व करिएगा। मॉडरेट रिएक्शन को ही हम लोग स्लो बोलते हैं। वेरी स्लो अलग है, और स्लो, हमारा सिलेबस वेरी स्लो नहीं है, वेरी फास्ट। हमारा सिलेबस है स्लो रिएक्शन है। स्लो ही बोलो या मॉडरेट बोलो, बात बराबर है। अब बच्चा मुझसे कहता है कि सर जो स्लो रिएक्शन है, ना तो बहुत तेज है ना तो बहुत धीमी है, हाँ या ना? ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जहां ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत धीमी है? अक्सर, मैंने फिर से एक वर्ड बोला, क्या बोला? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर इन दिस कैटेगरी। अक्सर जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी जिनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है, अक्सर मॉलिक्यूल आते हैं, आपस में टकराते हैं, पुराने बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड, इस बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने के कार्यक्रम में ना तो बहुत ज्यादा समय लगता है ना तो बहुत कम समय लगता है। इसीलिए ऐसी जो रिएक्शन होती है ना तो वेरी फास्ट होती है ना तो वेरी स्लो होती है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जनरली मॉडरेट मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लिखिए क्या? उसमें एक लाइन लिखना कहीं साइड में बादल बना के, जिन रिएक्शंस में, जिन रिएक्शंस में, जिन रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अक्सर, इस चैप्टर में अक्सर कब बोलूं, अगर कब बोलूं, बहुत ध्यान रखना, अक्सर मॉडरेट रिएक्शन होती है। अक्सर, बोर्ड पे लिखा है, जिन रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अक्सर मॉडरेट रिएक्शन होती है। अब एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है अगर बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड मॉडरेट होता है, तो सर H2 प्लस O2 में भी तो मॉलिक्यूल थे, ये भी तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अरे है कि नहीं है? ये आयनिक रिएक्शन, H2 का आयन मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? बॉन्ड टूट रहे, बॉन्ड बन रहे, हाँ या ना? तो बच्चा कहता है कि सर आप तो कहते हो कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो मॉडरेट होती है। मैंने कहा लाला, मैंने मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट नहीं बोला, क्या बोला है? हमेशा हो कोई जरूरी? आपके सामने साक्षात प्रमाण है, यही मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मगर ये मॉडरेट रिएक्शन नहीं है। ये कैसी है? वेरी स्लो। हाँ, कंडीशन की मोहताज है, बोलो हाँ या ना? प्रॉपर कंडीशन दो, अब ये भी मॉडरेट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? एक मजे की बात बताऊं क्या? हमारा सिलेबस वेरी फास्ट रिएक्शन, हमारा सिलेबस वेरी स्लो रिएक्शन भी, हमारा सिलेबस क्या है? मॉडरेट रिएक्शन है, बगैर एक शर्त के साथ। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिख लो पहले। ये लिखा क्या? आवर डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन है, आवर डिस्कशन इज ऑफ मॉडरेट रिएक्शन बट विद कंडीशन। एक शर्त है, आवर डिस्कशन इज ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, आवर डिस्कशन इज ऑफ मॉडरेट रिएक्शन बट विद कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है सुनिएगा। हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। दुनिया में सभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। केवल कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? मॉडरेट। मगर मॉडरेट में भी वो वाली रिएक्शन जो ऐसी है, कैसे सुनिएगा, मॉडरेट रिएक्शन होना चाहिए जिसमें कोई एक कंपोनेंट, जिसमें कोई, और या तो मोर देन वन कंपोनेंट, लिखते चलेंगे विद अ कंडीशन नंबर वन, वन कंपोनेंट और मोर देन वन कंपोनेंट, और मोर देन वन कंपोनेंट मस्ट बी गैसियस। कोई एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट गैसियस होना चाहिए। अगर एक भी कंपोनेंट गैसियस नहीं हुआ तो मैं जितनी बातें बताने वाला हूं वो सब अप्लाई होने वाली नहीं है। लिखना जरा, मॉडरेट होना चाहिए, उसमें कोई एक कंपोनेंट गैस होना
मिनिमम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत। और अगर कोई भी कंपोनेंट गैसियस नहीं है, लेट्स इमेजिन कोई भी कंपोनेंट गैसियस, तो फिर उसे होमोजीनियस होना पड़ेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ईदर दिस और होमोजीनियस रिएक्शन। मैंने क्या बोला समझाता हूं, या तो कोई एक कंपोनेंट या तो एक से ज्यादा कंपोनेंट गैस होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे होमोजीनियस होना। अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर हम ऐसी रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ने वाले। मैंने क्या बोला आओ समझाता हूं, आप सबके सामने नहीं लिख पाए, लिख लो ना, वन और मोर देन वन कंपोनेंट गैसियस एंड नंबर 2 होमोजीनियस रिएक्शन। बोर्ड पे आइए सब लोग, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, N2 + 3H2 से बना 2NH3। पहला सवाल, ये मॉलिक्यूलर है कि नहीं, फटाफट। मॉलिक्यूलर है तो आपकी थ्योरी के हिसाब से कैसी होगी, मॉडरेट। लेकिन कोई असर्शन रीजन का सवाल पूछ दे, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शन, नहीं। लेकिन इन जनरल चलेगा। क्या ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो क्या ये हमारा सिलेबस है, बशर्ते कोई एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट गैसियस होना। ये तो पूरी रिएक्शन ही गैसियस है और साथ में होमोजीनियस भी है, तभी हमने आपकी अमोनिया की फैक्ट्री खुलवाई है, वरना चूना पत्थर की फैक्ट्री भी खुलवा सकते थे। फिलहाल आइए जरा, हमारे सामने कैल्शियम कार्बोनेट, आओ ना सब लोग। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है कि नहीं है, इसका डिकम्पोज क्या कैल्शियम ऑक्साइड पर CO2 गैस बनेगा। पहला सवाल मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कि नहीं है, है। क्या ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है कि कोई एक कंपोनेंट गैस होना या तो एक से ज्यादा होना। बोलो ये हमारा सिलेबस है, हम इसे भी पढ़ने वाले हैं, हम इसकी भी काइनेटिक्स पढ़ेंगे, डन। लेकिन इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी नहीं कुछ ऐसी होती, आप सबके सामने लिखा मैंने एसिटिक एसिड, सॉलिड है लिक्विड है, बोलो लाला। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन एक्वस लिक्विड चलेगा। इसकी रिएक्शन कराई आपने इथेनॉल के साथ, किसके साथ, सॉलिड है कि गैस है, एक्वस है लाला, ठीक है। अब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराई, कराओ, करा दिया, क्या बनेगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो कुछ मीठी मीठी सी खुशबू आएगी, और ये जो बना है शायद इसे कहते हैं ईस्टर, क्या कहते हैं, ऐसा पढ़ाया जाता है, फ्रूटी स्मेल ऐसा कहा जाता है। खैर छोड़ो, ये जो ईस्टर बना ये सॉलिड बना कि गैस बना, अरे यार आपके सामने लिखा बेटा देखो ना, और यहां लिख देता हूं मैं H2O लिक्विड, चलेगा। अब रुको ध्यान से, ये जो रिएक्शन आपके सामने है, पहला सवाल, बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। ऑर्गेनिक में पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है, एसिडिक मीडियम इन बेसिक मीडियम। अभी फिलहाल बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो वेरी फास्ट होगा वेरी स्लो होगा, जो ऑप्शन दिए जाए उसके बाहर भी सोचा करो, वेरी फास्ट होगा वेरी स्लो होगा, डन। हम इसे पढ़ने वाले हैं कि नहीं, हम इसे पढ़ने वाले, हम इसे पढ़ने वाले। एक मिनट, मॉडरेट को पढ़ रहे हैं मगर एक शर्त है, या तो कोई एक कंपोनेंट गैसियस होना, और अगर एक भी कंपोनेंट गैसियस में पूरा का पूरा होमोजीनियस होना चाहिए। तो बताओ ये होमोजीनियस है कि नहीं है, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। रुको, हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, सॉल्यूशन में आपको फेज का मतलब बताया था, फेज और फिजिकल स्टेट दोनों सेम है अलग है, शानदार बहुत बढ़िया। पानी लो, पानी का फिजिकल स्टेट, पानी का फिजिकल स्टेट, हाथ में चीनी लो, फिजिकल स्टेट, मिलाओ जरा, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बना। ए फेज क्या बोला आपने, फेज क्या बोला, लिक्विड सॉलिड गैस, पूरे सॉल्यूशन का फेज, चीनी का फेज, फेज सॉलिड है, जो नजर आता है फेज कहलाता है, और जैसा वो होता है उसका फिजिकल स्टेट कहलाता है। पानी में चीनी मिलाया तो क्या नजर आया, चीनी का फेज लिक्विड, पानी का फेज लिक्विड, सॉल्यूशन का फेज लिक्विड, डन। ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही फेज में है कि नहीं है। आधी जनता क्या कहती है, एक्वेस देके कहती है इसका फेज अलग है इसका फेज अलग है, उनके हिसाब से एक्वेस एक अलग फिजिकल स्टेट है, लिक्विड एक अलग है। ये सारा का सारा सेम फेज हुआ कि नहीं हुआ, तो होमोजीनियस हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो ना यार। और होमोजीनियस है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है। एनसीईआरटी मात्र एक रिएक्शन लिखी है, Br- + Br कराऊंगा, और लोगों को लगता है कुछ नया लिखा है, नया नहीं है, कंसेप्ट हमारा यही पॉइंट ऑफ स्टडी याद रखना, समझाऊंगा। फिलहाल हमारा सिलेबस क्या, इसको सेट करो दिमाग में, सेट हो रहा है। हम मॉडरेट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई एक कंपोनेंट गैस होना, और एक भी गैस नहीं है तो पूरा का पूरा सेम फेज में होना चाहिए। अगर ये शर्त है तो ही हम पढ़ेंगे, वरना हम पढ़ने वाले।
चलेगा? पढ़ना शुरू करें क्या? ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ऐसा मत करें यार, मतलब इस मोड पे आके केमिकल काइनेटिक्स बोलते बोलते फिर गलत बोलने लगे फिर, है ना? और मई में आके कहते हो सर वो काइनेमेटिक्स का डाउट है फिर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक्स। केमिस्ट्री के 3 सवाल, तीसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। पढ़ना शुरू करें क्या? अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटे से कंसेप्ट को सीखना होगा। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट लिखते चले फटाफट। बेसिक कंसेप्ट बिफोर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स पढ़ने के पहले कुछ हमें छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट, क्या हर बच्चे को मोल आता है? अभी चेक कर लेता हूं, चेक कर लूं क्या? आओ चेक कर लेते हैं। मोल के फॉर्मूले याद है आपको? कितने थे? 15 की 20? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन, कुछ सिखाना ही नहीं आपको लगता है ना, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और नंबर वाला गिवन नंबर अपॉन एवरेज। कितने बच्चों को नहीं याद है? सबको याद है? अब नहीं याद तो बेटा याद कर लो। आओ एक सवाल देता हूं, चेक करता हूं आपसे बनता है कि नहीं बनता। लिखो जरा, एक ही सवाल दूंगा बस, लिखिए, लिख लो जल्दी जल्दी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो क्लास में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कहते मुझे मोल ही नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मोल के 3 फॉर्मूले आने चाहिए बस। वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। कितने फॉर्मूले? 3। वेट वाला, वॉल्यूम वाला। आसान है क्या? आ जाओ जरा, एक सवाल लिखना, कैलकुलेट मोल। कैसा लगेगा अगर आप ये भी सवाल गलत कर दो? आओ देखते हैं। कैलकुलेट मोल, लिखो लिखो, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। 44 ग्राम ऑफ CO2। नंबर 2, 18 ग्राम of water. Number 3, 22.4 liter of water. बस 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 बच्चों बस, बन गया सबसे? हाँ, फोर्थ ऑप्शन, अच्छा लिख लो बेटा, 18 ml ऑफ वाटर। आप भी आइए जरा, बस बस, जैसे पढ़ रहे थे कोई पहले से पढ़ो ना एकदम चुपचाप होके। थोड़ा सा आपको रिलैक्स क्या करो एकदम, मतलब आके मुंह बना के पढ़ाते रहो तो अच्छा रहेगा, है ना? आप भी पढ़ते रहो चुपचाप से। चलिए प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, इन चारों में आपको मोल निकालना है, सबने निकाल लिया होगा? और चेक करते हैं कितनों के सारे सही हुए। अच्छा एक बार आंसर जो आ गया, बदलोगे नहीं आंसर, ठीक? हाँ कॉपी में लिख लो, एक बार लिख लिया नहीं लिखा? आंसर जल्दी लिखिए, आंसर बदला नहीं जाएगा एक बार जो लिखिए कॉपी में। आइए नंबर 1, नंबर ऑफ मोल, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? वेट वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 44/44। बढ़िया, कितना मोल? 1। 1 मोल किसकी, आपकी कि मेरे? CO2 के। जिसके लिए लगाना फॉर्मूला उसी का मोल है ना? अच्छा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, बोलो कितना मोल? 18/18, हाँ या ना? बहुत आसान है क्या ये? कितना आसान है। आओ करते हैं अगला सवाल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला 22.4 अपॉन 22.4, कितना आया हुआ? नहीं आया? किसी ने लगाया तो होगा, बताओ कितना लगाया, पहले बताओ जरा, झूठ मत बोलो। अरे और बताओ, एक रुको, ये फॉर्मूला सही है गलत है? क्यों सर? आप प्लीज सुनो ना। अब एक बच्चा मुझसे कहता है ये फॉर्मूला, पहली बात चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला होता है, मुझे पढ़ाते दो बेटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो केवल वॉल्यूम के लिए होता है। किसके लिए? गैसेस के लिए, बशर्ते कंडीशन एसटीपी या एनटीपी की होनी। अब एक बच्चा चालाक निकला, उसने कहा सर आपने कहा बोला एस्टो लिक्विड, मैंने तो गैस मान के सॉल्व किया है, गलत थोड़ी है। फिर मैंने कहा लाला ये बताओ, अगर ये फॉर्मूला केवल गैसेस में चलता है, और वो भी तब चलता है जब एसटीपी एनटीपी कंडीशन होनी, और एसटीपी या एनटीपी में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना। हेलो, आपने 0 डिग्री सेल्सियस में कहां से H2 गैस बना दिया? एक बार 100 होता तो भी मान लेते, स्टीम मान लिया है। मैंने सवाल में H2 लिक्विड तो नहीं लिखा था ना? लिखा है क्या? तो H2 गैस भी तो नहीं लिखा ना? तो आपके पास हक था ना कुछ भी मानने को। तो जब मैंने कहा ये फॉर्मूला गलत, आप तुरंत के सर ऐसे कैसे गलत हो गया? सर मैंने तो स्टीम मान के सॉल्व किया है।
फिर मैं कहता स्टीम कहां से एसटीपी मान लिया, फिर आप कहते सर मान लिया। मेरी बात समझ पा रहे क्या? खैर, मुझे आपको बताना था ये जो फॉर्मूला है ये केवल कहां चलेगा? गैसेस के लिए, वो भी बशर्ते कंडीशन है एसटीपी या एनटीपी की होनी। अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर ये जो फॉर्मूला आपने बताया एसटीपी या एनटीपी के लिए, एक्चुअल में फॉर्मूले की अपनी एक वैलिडिटी है। ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाते हैं जब उन गैसेस को हम थोड़ा सा आइडियल मान के चले। क्या मान चले? तो बच्चा मुझसे कहता है सर ये फॉर्मूले में से तो कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी गैसेज है वो रियल गैसेज है। अरे हाँ या ना? अभी काइनेटिक्स पढ़ना शुरू नहीं किया, कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ, ये आपके थॉट्स को इस पूरे चैप्टर में कंट्रोल करेंगे, समझ पा रहे हैं? तो बच्चा कहता है सर ये तो केवल आइडियल गैस के लिए होना चाहिए, तो चलेगा ही नहीं। हेलो, अब जो कहने वाले ध्यान सुनिएगा, ऐसा आपको बिहेवियर ऑफ गैस में पढ़ाया जाता है। हमारे आसपास जितनी गैसेज हैं, हाँ वो रियल गैसेज है, हाँ वो, लेकिन अंडर दिस एटमॉस्फेयर कंडीशन जो कि 1 atm का प्रेशर है, यहाँ पे गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो आइडियल के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है? मतलब ऐसा कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है, उन्हें लगता है कि सर यार हम लोग हमेशा जब भी आइडियल गैस की बात करते हैं तो पीवी बराबर एनआरटी लेके चलते हैं, हाँ या ना? तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये तो केवल आइडियल गैस के लिए है, और हमारे आसपास जितनी गैसेज है वो रियल गैसेज हैं, उनमें तो ये फॉर्मूला चलता ही नहीं है, हम लोग जबरदस्ती मान के पढ़ते हैं। अगर जबरदस्ती मान के पढ़ते तो एनसीईआरटी जब किताब खरीदते उसके पहले पन्ने में डिस्क्लेमर लिखा होता, इस किताब में लिखी गई सभी बातें काल्पनिक है। ऐसा तो नहीं लिखा होता ना? मतलब हम रियल गैसेज फॉर्मूला लगाते तो कोई लॉजिक है ना इसका? अरे हाँ या ना? और लॉजिक क्या है, हमारे आसपास जितनी गैसेज अभी फिलहाल 1 एटमॉस्फेयर में है उनका बिहेवियर आइडियल के जैसा है। आइडियल के, दे आर नॉट परफेक्टली आइडियल, लेकिन उनका बिहेवियर आइडियल के जैसा है, बहुत हल्का सा डेविएशन होता है। फिलहाल सरल भाषा में अभी आपको ये मान के चलना है कि हम लोग ये फॉर्मूला केवल गैसेज लगाएंगे और एसटीपी एनटीपी कंडीशन लगाएंगे। इस सवाल का आंसर ऐसे आने वाला, फिर कैसे आएगा? चलो चलते हैं, आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। आप सबको पानी की डेंसिटी याद है कि नहीं याद है? 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml 1 ग्राम, 2 ml 1000 ml। तो लाला अगर 22.4 लीटर है तो क्या वो 22.4 केजी हुआ? देखना भी कुछ बच्चे मेरी बात नहीं सुने, क्लास के बाद आज पूछेंगे सर कैसे किया आपने। 22.4 लीटर 22.4 केजी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? अरे पानी है यार, जितना लीटर उतना केजी होता है। अब मैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्म लगाऊंगा वेट वाला, हाँ या ना? तो वेट इन ग्राम 22.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 18 चलेगा? 10 की पावर 3/18 मन में लड्डू फूटा। अरे यही क्या है लाला? 55.55, हाँ या ना? ये होगा मोल। ये किसके मोल निकाले? अब दिक्कत आपके साथ ये, किसका वेट लिखा तो मोल किसका आएगा? नहीं समझ पाए? तो अगर कभी लिक्विड है तो लिक्विड केस में जो भी वॉल्यूम है उसे वेट में बदलिए और फिर उससे मोल निकालिए, याद रखिएगा। जब होमोजीनियस रिएक्शन आएगा इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिलहाल चौथा पार्ट अब आप करेंगे, अब कर लिया होगा 14 पार्ट। 18 ml फॉर्मूला लगा दूं मैं, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम अपॉन 20.4, नहीं कौन सा चलेगा? 18 ml को किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में। तो 18 ml कितना ग्राम हुआ? 18 ग्राम। और फिर निकालो मोल, तो याद रखना है। तो मुझे बस याद दिलाना था कि जब आप मोल का फॉर्मूला लगाइए तो याद रखिएगा कहां पे गैस है कहां पे लिक्विड है, चलेगा? तो नंबर ऑफ मोल 18 ग्राम अपॉन 18 कितना मोल आ गया? आसान है कि नहीं है? अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोल समझ में आना चाहिए। क्या हर बच्चा इतना समझता है? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और लिख लो जरा, स्टोइशियोमेट्री। आप लोग स्टोइशियोमेट्री समझते हैं कि नहीं, चेक कर लेता हूं। इमेजिन करते हैं मेरे सामने एक रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH3। बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? अच्छा मान लो मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करता, N2 + H2 से बना अमोनिया, इसका इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम है कि अलग है? नहीं सुनाई दिया? पक्का? ये रिएक्शन आपसे क्या कहती है? नंबर 1, अगर, क्या बोला मैंने? पहले अगर है फिर बाकी बातें, ठीक? अगर 1 मोल जाएगा तो 3 मोल, एक मिनट, रिएक्टेंट जाता है क्या आता है? किसके घर? आपके घर, मेरे घर? रिएक्शन में जाता है, तो रिएक्टेंट जाता है और प्रोडक्ट बन के आता है ना यार। रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है। सुनना, ये रिएक्शन ये कहना चाहता है कि जब भी रिएक्शन होगी इसका 1 मोल जाएगा अगर, तो साथ में इसका 3 मोल जाएगा ही जाएगा और बन के 2 मोल आएगा। डन है?
ये वाली रिएक्शन मुझे शायद वो इंटरप्रिटेशन देने वाली नहीं है। जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बनाने वाले, बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इसकी स्टोइशियोमेट्री हमें मोल बताती है? क्या स्टोइशियोमेट्री मॉलिक्यूल बताती है? अगर एक मॉलिक्यूल जाएगा तो इसका दो क्या बन के आएगा? ये बोलना सीख लीजिए, देखना यही पूरी कहानी है। चलेगा। नंबर 2, क्या स्टोइशियोमेट्री मोल भी बताती है? अच्छा, N2 गैस है कि लिक्विड है? और किसी भी गैसेस के केस में उसकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो हमें मोल बताती है, साथ में प्रेशर भी। मतलब एक एटीएम जाएगा तो 3 एटीएम जाएगा तो 2 mmHg आएगा। एटीएम बोला तो एटीएम बोलो ना यार। एक एटीएम जाएगा तो 2 एटीएम। कुल कितना एटीएम चला गया? कितना बन के आया? क्या बात है। मान लो 10 एटीएम गया तो, अरे वाह, मतलब इधर को जान के उधर बताया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, मान लो मैं कहूँ 100 एटीएम था, मान लो कितना एटीएम था, और 100 में से 20 एटीएम चला गया। कहाँ चला गया? कितना एटीएम था? आगे सुन ही रहे, बाद में कहेंगे सर कैसे कर दिया आपने। कितना एटीएम था? सुन रहे हो ना सब लोग? कितना एटीएम था? 100 में से 20 चला गया, तो 20 किसका गया? इसका गया, मिल के गया। और जब 20 गया तो कितना बना होगा? कुल कितना था? 100। कितना गया? 20। कितना आया? 10। तो बर्तन में कितना एटीएम है? 90 हुआ ना? समझ पा रहे हैं क्या? पेन तो नहीं चलाना पड़ रहा है? आओ जरा अब ऐसे समझना, एक, हाँ दिमाग चलाना पड़ रहा है। कुछ बहुत बड़ी चीज मांग ली क्या? सर आपने कहा था खर्च ही नहीं करना है। हाँ, खर्च हो रहा है फालतू में। आओ, ये 1 है और ये 3 है और ये 2 है। क्या स्टोइशियोमेट्री हमें कभी भी वेट बताती है? और स्टोइशियोमेट्री कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट बताती? अब जो कहना सुना ध्यान से, अगर क्या बोला, 1 मोल जाएगा तो 3 मोल जाएगा तो देन, अगर 1 सेकंड में, क्या बोला, अब मैं टाइम बोल रहा हूं, ठीक, 1 सेकंड में इसका 1 मोल जाएगा तो इसका कितने सेकंड में? अच्छा, जब इसका 1 सेकंड हो रहा होगा तो इसका 1 सेकंड रुका होगा। समय तो सबका साथ में चलता है, आपका भी 1 सेकंड बीता होगा। 1 सेकंड में इसका 1 मोल गया तो इसका कोई समय के साथ जा रहा है तो कोई समय के साथ जाना, डिसअपियर होना कि अपियर होना, और समय के साथ आना अपियर होना। कोई समय के साथ जा रहा तो कोई समय के साथ, तो किसी के जाने की रफ्तार है तो किसी के, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, पूरा का पूरा रिएक्शन भी होता है। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का रफ्तार है, प्रोडक्ट का रफ्तार है, अरे पूरे रिएक्शन का भी तो रफ्तार है, हाँ या ना? क्या है? रफ्तार। अब एक मन में सवाल आता, साहब ये रफ्तार है क्या? रफ्तार को निकाले कैसे? इसका कंसेप्ट क्या है, बात करते हैं। पहले लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टोइशियोमेट्री रिप्रेजेंट, बस ये लिख लो, स्टोइशियोमेट्री रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, मोल, प्रेशर और वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, भी लिख लें, लेकिन वेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ बच्चे बिल्कुल हंसते हंसते पढ़ते रहते हैं, लिखा फिर हंसते, बिल्कुल खुश रहते हैं। लिख लिया होगा सबने? स्टोइशियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल बताती है, मोल बताती है, प्रेशर बताती है, वॉल्यूम बताती है, लेकिन वेट और ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बताती। अब सवाल यह है कि सर आपने कहा कि समय के साथ कोई घट रहा है, समय के साथ कोई बढ़ रहा है, किसी के जाने की रफ्तार है तो किसी के आने की रफ्तार है। ये जाने की रफ्तार निकाले कैसे, आने की रफ्तार निकाले कैसे? सबसे बड़ा सवाल, आखिर रफ्तार है क्या? आखिर रफ्तार, लिखिए होगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? 2। कितने हो गए? पहला बेसिक कंसेप्ट क्या था? मोल। दूसरा स्टोइशियोमेट्री। लिखिएगा बेसिक कंसेप्ट नंबर 3, रेट। यहां से आपका केमिकल काइनेटिक्स शुरू होता है। लिखिएगा थर्ड पॉइंट, रेट। अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा रेट। रेट बोले तो रफ्तार, आर से रेट, आर से रफ्तार, चलेगा। कभी कभी रेट को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, लिखते चलिएगा। कभी कभी इसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, और सरल भाषा में कभी कभी इसे हम सिंपली काइनेटिक्स भी बोलते हैं। अगर कभी मैं कह दूं केवल काइनेटिक्स तो समझ जाना सर स्पीड की बातें ही कर रहे हैं। रेट बोले, स्पीड बोले, वेलोसिटी बोले,
काइनेटिक्स बोले, लोकल क्लास की भाषा में रफ्तार बोले, सबका मतलब एक है। मैंने बच्चों से कहा प्यारे बच्चों रफ्तार है क्या, स्पीड है क्या? तो प्यारे बच्चों स्पीड की एक परिभाषा थी, एक ही परिभाषा है और हमेशा एक रहेगी। क्या लिखिएगा? चेंज इन समथिंग। क्या बोला मैंने? समथिंग मतलब समथिंग। चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन with respect to change in some other thing. लिखो लिखो, with respect to change in some other thing. मैंने क्या बोला समझाता हूं। अच्छा सुनो ना, चेंज को फिजिक्स में कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं क्या? शायद इसे डेल्टा बोलते हैं। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, चेंज इन समथिंग मतलब डेल्टा समथिंग। अरे हाँ या ना? विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू शायद हम लोग अपॉन बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, यस और नो? तो चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर थिंग मतलब मैं कह दूं डेल्टा समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा सम अदर थिंग। अरे यस और नो? यानी प्यारे बच्चों अगर मैं रेट का फॉर्मूला बनाना चाहूं, किसका फॉर्मूला? तो कितना आसान है, किसी भी चीज में चेंज देखो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। अरे हाँ या ना? बचपन में, अभी कुछ रफ कर रहा हूं, कॉपी मत लिखना ठीक। बचपन में आप सबने कुछ स्पीड पढ़ा होगा और स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना? गलत, ये डिस्टेंस नहीं था, ये डिस्टेंस ट्रेवल था। शायद आपने, अरे रुको रुको, शायद आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। गलत, वो टाइम नहीं था, वो टाइम टेकन। अरे रुको यार, यानी कि जो स्पीड, फिर से मस्ती कर रहे हैं आप। हाँ, जो स्पीड है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ मतलब चेंज इन डिस्टेंस, हाँ या ना? टाइम टेकन यानी कितना समय लगा यानी चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम। बच्चों को लगता है कि जब भी रेट निकाला जाता है हमेशा किसी का चेंज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट निकाला जाता है, सरासर गलत है। आपके ही सिलेबस में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है? और सरफेस केमिस्ट्री में सुन बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अरे सुना? और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन में कहीं पे भी समय आता नहीं। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन था x/m। हेलो, याद आ रहा है क्या? आप अगर ये सोचो कि जब भी रेट बोला जाए, जब भी स्पीड बोला जाए, उसमें किसी चीज का चेंज हमेशा समय के रिस्पेक्ट में है, नहीं ऐसा बिल्कुल। किसी चीज का चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, यार का सवाल बन सकता है, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रॉन्ग। रेट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रॉन्ग। हमेशा समय का रिस्पेक्ट कोई जरूरी, आपके ही सिलेबस है, सिलेबस के बाहर की बातें नहीं है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन x/m होता है। हेलो, अब क्योंकि आपने पढ़ा है तो मैं बताऊंगा नहीं क्या है x/m, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी समय का रिस्पेक्ट नहीं है। आज हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम केमिकल काइनेटिक्स है, हम पढ़ रहे हैं रफ्तार। क्या पढ़ रहे हैं? और रफ्तार पढ़ते हैं रिएक्टेंट का, रफ्तार पढ़ते हैं प्रोडक्ट का, और रफ्तार पढ़ते हैं पूरी। रिएक्टेंट की रफ्तार अलग कंसेप्ट, प्रोडक्ट की रफ्तार अलग कंसेप्ट, रिएक्शन की रफ्तार अलग कंसेप्ट। सवाल को समझना है, क्लियर? अभी बता रहा हूं मैं रफ्तार है क्या। क्या बता रहा हूं रफ्तार? आज मुझे बताओ, ये है रिएक्टेंट, ये है इसकी स्टोइचियोमेट्री, इसकी। अगर यहाँ पे 2 होती तो क्या होगा, कर लोगे? अभी फिलहाल सिंपल लेके चल रहा हूं, 1 चलेगा। मान लो t बराबर 0 पे इसके मोल है 100 मान लो, और किसी टाइम t पे मान लो 10 सेकंड बीते, कितने बीते? और इसके मोल हो गए 80 मान लो। कितने थे, कितने हुए? समय के साथ क्या बदल रहा है? रिएक्टेंट के क्या, रिएक्टेंट का क्या फोर्स बदला, एनर्जी बदल रही है? समय के साथ क्या बदला? मोल। अच्छा, जो बर्तन होती है, जो रिएक्शन होती है वो किसी बर्तन में होती है, खुले आसमान में? बर्तन, खुले आसमान में बर्तन, उसका जो वॉल्यूम होगा, लेट्स इमेजिन 1 लीटर है मान लो। कितना है? 1 लीटर। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो भैया अगर मोल है तो कंसंट्रेशन भी तो होगा। समय के साथ मोल बदला कि नहीं बदला? समय के साथ कंसंट्रेशन बदला कि नहीं बदला? अच्छा, जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो मोल भी बताती है, मॉलिक्यूल भी बताती है, प्रेशर भी, तो बशर्ते वो गैसियस होना। मतलब समय के साथ प्रेशर बदला कि नहीं बदला? यानी मैं कह दूं आज हमारी इस केमिस्ट्री में जहां हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, समय के साथ बदल क्या रहा है? चेंज इन समथिंग, डेल्टा समथिंग। डेल्टा क्या है? क्या मोल बदला है? क्या कंसंट्रेशन बदला है? क्या प्रेशर बदला है?
किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। तो आज हमारे इस चैप्टर में जो रेट का फॉर्मूला है वो हो चुका है प्यारे बच्चों, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा पी बाई। ये काहे का फॉर्मूला है? रेट बोले तो रफ्तार, रेट बोले तो बचपन में रफ्तार आपने ऐसे निकाला था प्यारे बच्चों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना? अब आज हम पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, जैसे आप आज पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। जैसे सर बोले रफ्तार, क्या बोले? तो दन्न से मन में फॉर्मूले 3 आएंगे, डेल्टा एन बाई डेल्टा सी बाई डेल्टा, याद रहेगा? अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। बचपन में ऐसा था ना भाई, रफ्तार निकालो जल्दी से फॉर्मूला लगाते थे, आज भी वही करना, बस आज फॉर्मूले की सूरत बदल गई, सूरत कुछ ऐसी है, चलेगा। अब सुनना ध्यान से, एक मिनट, एक छोटा सा पॉइंट और, ये बताओ रफ्तार जो है वो कोई फिजिकल चीज है कि इमेजिनरी चीज है? काल्पनिक चीज है? फिजिकल। तो अगर मान लो मैं वेट की बात करूं, हाँ सुनो सुनो, बड़े टैलेंटेड हैं आप सभी। हाँ, ये इमेजिन करते हैं पानी का अपना कुछ वेट है कि नहीं है? इमेजिन करते हैं इसका वेट है 200 ग्राम, मान लो। अच्छा बताओ, वेट फिजिकल है कि इमेजिनरी है? कोई भौतिक फिजिकल चीज है कि नहीं है, जिसे आप महसूस कर सकते हो, छू देख सकते हो, हाँ या ना? वजन है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं कहूं इसका वजन है -100 ग्राम, ये बकवास सी बात है कि नहीं है? इन द सेम वे मान लो एक कोई गाड़ी है, उसकी कैसे -200 कैसे मान लोगे? मान लेते हैं गाड़ी है, उस गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर, कितनी है? तो रफ्तार है तो है, और नहीं है तो? मैं कहूं गाड़ी की रफ्तार है -100 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी डायरेक्शन छोड़ दो, अगर मैं कहूं -100 किलोमीटर पर आवर, कितना बोलूं? माइनस, उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है? फिजिकल चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फिजिकल चीजें कभी भी नेगेटिव, मेरी बात को समझना। आज t बराबर 0 पे कितने मोल थे? कितने 10 सेकंड बाद हुए? 80। मुझे निकालना है रफ्तार, क्या निकालना है? तो रफ्तार का फॉर्मूला अपने को याद है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। कोई एक याद करो, चलो डेल्टा सी याद हो गया। अच्छा, जो डेल्टा होता है, ऐसा शायद आपको पढ़ाया जाता है, डेल्टा का हमेशा हमेशा एक ही मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार एक्सेप्शन था जब इनिशियल माइनस फाइनल हुआ था, पता है ना सबको? अरे पता है ना यार, डेल्टा का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस। एक बात बताओ, आज यहाँ पे फाइनल कितने मोल है? 80। इनिशियल कितने हैं? 100। थोड़ा फील करना प्लीज, है ना? जब आपने रेट निकाला तो इसको कैसे निकालोगे? 80 माइनस 100, फाइनल माइनस। तो जब 80 माइनस 100 किया, आप सबके सामने लिख रहा हूं मैं, 80 माइनस 100 बटे 10 माइनस 0, एग्री? ये कितना है लाला? -2 जूल की न्यूटन, मोल निकाल रहे हो, -2 मोल पर सेकंड, हाँ या ना? एक बात बताओ, मतलब आप ये कहना चाहते हो दुनिया को कि जो ए है उसके रफ्तार है -2 मोल पर सेकंड, ये लॉजिकल है कि नहीं है? रफ्तार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये माइनस होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एग्री और नॉट? लेकिन आज जो रफ्तार आया उस फॉर्मूले से जो हमने आपके सामने बनाया, इससे निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? लेकिन आप सब जानते हो रफ्तार कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन आ कैसा रहा है? निगेटिव। लेकिन मुझे दुनिया को बताना है निगेटिव की नहीं बताना है, नहीं बताना, क्योंकि निगेटिव इस फॉर्मूले से आ रहा है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि निगेटिव इस फॉर्मूले से आ रहा है, लेकिन हमें आंसर निगेटिव, इसे पॉजिटिव बनाना था, तो पॉजिटिव बनाने के चक्कर में हमने इसके पहले लगाया माइनस। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ताकि वो पॉजिटिव। अब जो कहना सुनिएगा ध्यान से, क्या हम सबके सामने रेट का फॉर्मूला ये है? अरे बोलो ना यार, अगर मैं इसके पहले लगा दूं माइनस साइन, क्या लगा दूं, तो अब इससे जो आंसर आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस? मगर मगर माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए लगाऊं कि प्रोडक्ट के लिए? खुद सोचो ना, फाइनल वैल्यू रिएक्टेंट की छोटी होगी कि प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की तो t बराबर 0 पे 0 और t बराबर 10 पे 1 सेकंड, ए कितने मोल गए? तो कितने मोल बने? अब पूरी क्लास एक सवाल पूछ रहा हूं, मान लो यहाँ पे होता तो, मान लो कितने मोल गए? 20। कितने आए? स्टोइचियोमेट्रिक खेल लोगे? अभी फिलहाल क्या यहाँ से 20 मोल गए? क्या यहाँ पे 20 मोल आए? अगर इसकी रफ्तार निकालते तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10 माइनस 0 कितना आता है? 2। प्रोडक्ट में तो वैसे ही अपने हमेशा बड़ा है, घपला कहाँ होता है?
तो माइनस कहां लगाओगे? माइनस लगाते हैं माइनस बनाने के लिए कि माइनस लगाते हैं प्लस बनाने के लिए? एसेंशियल रीजन का सवाल आता है when the minus sign is put in front the rate of reactant. When the minus sign is put in front rate of, माइनस साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आपसे पूछता हूं, टू मेक इट पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। माइनस साइन लगाया जाता है ताकि जो यहां से वैल्यू निकल के आए वो कैसी आ जाए? प्लस। इज दिस क्लियर? अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, माइनस प्लस। एक बार लिख लो जल्दी से, कॉमा कॉमा लगा यहाँ पे, है ना? सुबह जब से आते हैं इसी का इंतजार रहता है। आते क्यों? फीस जमा करिए, घर में बैठिए। लिख लिया होगा सबने? पढ़ते रहो यार, है ना? तो हमारे सामने रेट के तीन, एक पॉइंट लिख लेना नीचे इसके, वो जो पॉइंट समझाया था, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेज करेक्ट स्टार्ट हो गया है और एनसीईआरटी आज से पढ़ना शुरू करें। आपका बैच थोड़ा सा पीछे हो गया है, बाकी बैचेस जो है उनमें मतलब एक लेक्चर आ गया, वो उस दिन क्लास में लिया था ना 5 सितंबर को, तो कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी आप चाहे तो आज पढ़ना शुरू कर दे, आज नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काइनेटिक्स का एनसीईआरटी का एक लाइन आपको याद होना चाहिए, सॉल्यूशन काइनेटिक्स दोनों चलेगा, और एक सरफेस तो है ही, वो तो पता ही है सबको, ठीक है ना? हाँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी पॉइंट लिखना, रेट विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, रेट which is a physical quantity cannot be negative. Rate which is a physical quantity cannot be negative. Rate which is a physical quantity cannot be negative. ये पॉइंट कहीं साइड में लिख देना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, ताकि जब भी नोट्स के पन्ने पलटे याद आए। दुनिया में हर रेट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता। शुरू का जो हिस्सा यहाँ खूब थ्योरी के सवाल बनते हैं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है? रेट विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। सेकंड पॉइंट लिखना, नेगेटिव साइन पुट इन फ्रंट रेट, negative sign put in front rate of reactant, put in front rate of reactant क्यों लगाते हैं? माइनस बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए, टू मेक इट पॉजिटिव, टू मेक इट पॉजिटिव। तो याद रखना, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था इसलिए माइनस लगाए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि वो एक फिजिकल, आखिरी पॉइंट, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव, तो अगर कभी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ आता है, अगर कभी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ, तो अपने साथ एक संदेश लेके आता है। और आज इस टॉपिक में संदेश ये है, यहां माइनस साइन लगा है, मतलब ये समय के साथ घट रहा है। तभी मैंने कहा किसी के जाने की रफ्तार तो किसी के आने की रफ्तार, ये समय के साथ घट रहा है और ये समय के साथ बढ़ रहा है। लिखना जरा, निगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट, निगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट, आप अगर ध्यान से सुनो तो मैंने निगेटिव सिंबल बोला है, और निगेटिव एक मैथमेटिकल सिंबल है, एक चिन्ह है, हाँ या ना? वो चिन्ह क्या बता रहा है? निगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़ते रहिए और प्लीज अपनी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब मत करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।